नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्नाटक के बाद जो अगला राज्य चुनाव में जाने वाला है वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये दो बड़े राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि 2024 में माननीय मोदी जी की स्थिति क्या रहने वाली है भारत के राजनीतिक फलक में। फलक एक अनुवाद है आसमान का, यानी आसमान पे 2024 के लिए क्या लिखा हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम आज अपने एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि लगातार कितने राज्य हारते चले आ रहे हैं। अब इस वीडियो में आप समझेंगे कि जो अगला राज्य है वहां क्या स्थिति होने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार चल रही है। ये सरकार, आप अगर चाहें और बीजेपी से आपको बहुत खुन्नस है तो आप कह सकते हैं कि चोरी की सरकार है, या दूसरे शब्दों में ये ऑपरेशन कमल की सरकार है। ये सरकार कांग्रेस पार्टी को तोड़कर बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वैसे खानदानी नेता थे। उनकी दादी कभी कांग्रेस में होती थी क्योंकि उनके दादाजी हिंदू महासभा में होते थे और गोडसे को पिस्तौल देना, उसकी प्रैक्टिस कराना महल में, ये आरोप लगते रहे उनके ऊपर। दादाजी का निधन हुआ और इनकी दादी जो थी राजमाता विजयराजे सिंधिया, वो आरएसएस में चली गई। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया वो कांग्रेस में आ गए। दरअसल समस्या ये है कि ये रजवाड़े जो हैं, इनकी खानदानी संपत्ति बहुत है और वो संपत्ति अगर ये अलग अलग पार्टियों में रहते हैं तो इनके लिए सुरक्षा रहती है। लेकिन आजकल जैसी यूनिपोलर स्थिति है, कांग्रेस पार्टी में कोई ना भी रहे तो चल जाएगा वाली स्थिति है, इसलिए अभी ये लोग बीजेपी में ही हैं। तो सीन ये बन रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बहुत सारे विधायकों को लेकर, हुआ ये था 109 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछले चुनाव में और 114 कांग्रेस को। 230 सदस्यों की विधानसभा है, आधे होते हैं 115, 116 बहुमत के लिए चाहिए थे, तो 116 की जगह 114 कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, बीजेपी 109 जीत पाई थी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी को कोई और रास्ता समझ में नहीं आया तो उन्होंने, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट हैं, उसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा। और एक धारणा मध्य प्रदेश में है कि भाई ये सिंधिया का गढ़ वगैरह वगैरह करके उनको ले आए अपने साथ में। हुआ ये भी है कि एक जो इलाका है चंबल का, या जो भी कहें, जो ग्वालियर रियासत के दौरान उसके अधीन रहा है, उसमें गुना आता है, शिवपुरी आता है, ग्वालियर आता है, बहुत सारे इस तरह के इलाके आते हैं, मुरैना जो ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। तो उन इलाकों में सिंधिया खानदान का सम्मान है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस पूरे खानदानी सम्मान के होते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन उनका कुछ तो, हारने के बावजूद उनके पास कुछ वोट तो था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोचा कि क्यों ना बीजेपी में चला जाए, मेरे अपने वोट और बीजेपी के वोट मिला के मेरा अस्तित्व बच जाएगा। बीजेपी ने सोचा कि अगर ये आ जाते हैं तो जीत तो हम रही हैं, हम और मजबूत हो जाएंगे, फिर कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस से अगर आप सिंधिया खानदान निकाल दो तो आप समझेंगे उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया साहब अपने समर्थकों के साथ, कई 17-18 लोग थे, वो बीजेपी में चले गए। और वो बीजेपी में चले गए, उससे वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। ये जो कार्यकर्ता बीजेपी में गए थे, बस यहीं से भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जितने स्थानीय नेता कार्यकर्ता इन सारे के सारे जिलों में थे, गुना हुआ, शिवपुरी हुआ, आपका ग्वालियर हुआ, मुरैना हुआ, उससे जुड़े हुए आसपास के इलाके हैं, डबरा वगैरह है, चंबल संभाग पूरा, भिंड है,
उन जगहों पर एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जिन विधायकों को लाए थे उनके साथ साथ सिंधिया के जो लॉयल अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी चले आए बीजेपी में। अब समस्या ये हो गई है कि जो लोग उनके साथ आए थे वो तो पार्टी में कौन हो गए, वो बाहर के लोग हो गए, यानी वो एक स्पेयर हो गए, अतिरिक्त हो गए। लेकिन सिंधिया चूंकि इनको अमित शाह और केंद्र की तरफ से बहुत ताकत मिली हुई है, वो सिंधिया को आने वाले समय में शिवराज सिंह के विकल्प के तौर पे देखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि शिवराज सिंह के बाद में अगर एक केंद्र का लाया हुआ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसका बीजेपी के अलावा, बीजेपी माइनस सिंधिया, बीजेपी है लेकिन सिंधिया कुछ नहीं है, पिछले चुनावों के नतीजे तो यही कहते हैं। ऐसी स्थिति में एक तो वो मोदी जी का जो इकबाल बुलंद रहेगा, दूसरा मध्य प्रदेश में जो लीडर रहेगा वो केंद्र का लॉयल लीडर रहेगा, और मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ पे बहुत सारे नेताओं जिनका अपना अस्तित्व है, तो वो सिंधिया को बहुत जोर दे रहे हैं। तो उस सिलसिले में सिंधिया के समर्थक आके हर जगह पे, हर पंचायत में, हर जिले पे, हर लड़ाई में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत कार्यकर्ता था, वो जो पूरी ज़िंदगी से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहा था, मर रहा था, एक स्टेटमेंट दिया है। कुसुम मेहंदेले हैं, बहुत बड़ी बीजेपी की नेता हैं, पुराने समय में मंत्री रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी वकालत करती थी और जो दिन भर की कमाई होती थी वो पैसे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा कर देती थी ताकि पार्टी मजबूत हो। हम लोग पार्टी को वहाँ से लेके आए। तो इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, अब उनकी दिक्कत ये हो रही है कि अगर सिंधिया के सहयोगियों को आप अकोमोडेट करोगे तो वो उपेक्षित हो रहे हैं, उनको अकोमोडेट करोगे तो सिंधिया उपेक्षित हो रहे हैं। तो इसके कारण एक बड़ी कलह भारतीय जनता पार्टी में खड़ी हो गई है। लेकिन लड़ाई इतनी भी नहीं है, और भी बहुत सारे, एक राज्यसभा के सदस्य थे प्रभात झा, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी में एक समय उनकी काफ़ी पूछ थी, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, दिल्ली के भी इंचार्ज बनाया गया था, बहुत सारी चीज़ें थीं। उनको भी एक तरफ टिकट भी नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की भाषा में कंत्री शब्द होता है, जिसका मतलब हुआ स्ट्रीट स्मार्ट, वो चलता पुर्जा जिसको कहते हैं। एक ऐसे चलता पुर्जा नेता हैं जो बंगाल भेज दिए गए थे कि बीजेपी को आप चुनाव जिताइए, और कैलाश विजयवर्गीय के बारे में मध्य प्रदेश में धारणा थी कि वो कुछ भी घटनाक्रम उल्टा कर सकते हैं, बड़े तेज खिलाड़ी हैं। उन कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल के चुनाव के बाद एक तरफ आले में रख दिया गया है। वो खुद ही अपनी तरफ से खबरों में बने रहते हैं, कभी बयान देते रहते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह कमलनाथ को कह दिया बुड्ढे हो गए, उन्होंने भी इनको कुछ कह दिया, तो अब कैलाश विजयवर्गीय का अस्तित्व उस दिन के लिए बच गया। ये स्थिति है। अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, अपने साथ के लोगों को जोड़े रखने के लिए भी वो कार्यक्रम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। कैलाश विजयवर्गीय वही हैं जिनके बेटे ने एक एसडीएम को बैट से क्रिकेट के मारा था, और उसके बाद मोदी जी ने इस पर बयान दिया था कि मन से माफ़ नहीं करूंगा टाइप का, जैसे उनके लिए किया था वैसे इनके लिए भी किया था। तो ये सारी स्थिति है। इस बीच में ये आपको एक अंदर की स्थिति समझ में आ रही है। ये आपने एक चंबल के इलाके का देखा, इसके अलावा आपने मालवा का देखा कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय एक वहाँ के बहुत हैपनिंग नेता, लेकिन बहुत ज़्यादा कमांडिंग रोल में नहीं है। हालत यह है कि अलग अलग जगहों से बगावत खुलकर मुंह से निकलने लगी है। अनूप मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे, भांजे माफ़ कीजिएगा, एक कद्दावर नेता बालेंदु शुक्ला जैसे एक बड़े नेता को हराकर ग्वालियर में वो अपनी राजनीति में दस्तक देते हैं, सांसद थे कभी। और अब अनूप मिश्रा को एकदम घर पे बिठा दिया गया। इवन पार्टी के जो उनके नज़दीकी हैं वो बताते हैं कि उनको पार्टी के कार्यक्रमों वगैरह में भी, बैठकों वगैरह में भी नहीं बुलाया जाता है। अनूप मिश्रा ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भैया ग्वालियर दक्षिण सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, वो खाली है और मैंने घोषणा कर दी है। जाहिर बात है कि वहाँ पर सिंधिया समर्थक किसी को कुछ साइडवेट करने का अगर प्रोग्राम हो, पहले से बोल दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और नेताजी हैं
इंदौर के ही, मालवा के, उनका नाम है, उन्होंने बड़ा रोचक बयान दिया था इसलिए मुझे उनकी याद आ रही है। उनका नाम है सत्यनारायण सत्तन। सत्यनारायण सत्तन ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया। उन्होंने जनता बाइट होता है, जैसे जब बहुत सारे लोग माइक लगाए खड़े होते हैं, उसमें कोई नेता भाषण दे रहा होता है, उसको जनता बाइट कहा जाता है मीडिया हाउसेस के अंदर। तो वो जनता बाइट दे रहे थे और जनता बाइट में उन्होंने कहा कि आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी गई फाटक में। अब इसका मतलब आपको जो समझना है समझ लो, ये भी उन्होंने ही कहा मतलब कुल मिला के। उसके बाद उनको शिवराज सिंह ने भोपाल बुलाया, काफ़ी समझाया बुझाया और उनको शांत करने की कोशिश की। ये स्थिति है बगावत की। दूसरी तरफ कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बड़े डिसेंट आदमी थे। उनका बेटा पार्टी छोड़ के चला गया क्योंकि उसको पार्टी में बहुत उपेक्षा लग रही थी। बहरहाल अगर मालवा में आप और भी जो वहाँ पे कुछ मंत्री हैं उनको भी देख लें तो स्थिति बहुत ख़राब है। और हालत ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके लिए पूरी पार्टी में सूरा बवाल हो रहा है, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी का नाम हटा दिया है उन्होंने, उस पर विवाद हो रहा है। और इन्हीं सिंधिया की स्थिति यह है कि इनके अपने इलाके के ग्वालियर और मुरैना में पार्टी की आपसी लड़ाई के कारण जो सीट पे जो महापौर अपने ही बनते थे भारतीय जनता पार्टी का, वो ये हार गए हैं और कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव जीत गई है। ये हालत है। और ऐसी स्थिति में कई सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान का एक फैसला जो उल्टा पड़ सकता है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार ने एक अजीबोगरीब काम किया। भैया आप कहते हो बच्चे का हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ज़्यादा तैयारी करनी है, 11th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तैयारी करनी है। बोर्ड का एक बड़ा हुआ होता है, एक बड़ा प्रेशर होता है। बच्चों को मुस्कुराते देखने की आदत होनी चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 5वीं और 8वीं को भी बोर्ड का एग्ज़ाम बना दिया। 5वीं और 8वीं पहले भी होता था, जिला स्तर का बोर्ड होता था 5वीं का, और संभाग जिसको कहते हैं या मंडल कहते हैं या डिवीज़न जिसको कहते हैं, उसके स्तर पे होता था आपका 8वीं का बोर्ड। इसको उन्होंने बना दिया प्रदेश के स्तर का बोर्ड। तो बच्चों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर हो गया। 5वीं का बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देगा। पेरेंट्स में इस बात को लेकर काफ़ी प्रेशर था। और बोर्ड के जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं तो और भी खतरनाक आते हैं। 5वीं में 82% बच्चे और 8वीं में सिर्फ 76% बच्चे पास होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 265 स्कूल ऐसे निकले जिनके अंदर एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। 265। जब 5वीं और 8वीं के बच्चे की गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जिस दौरान उसको अपनी नानी के घर जाता है या कहीं और घूमने जाता है, उन दिनों में अब ये बच्चे दोबारा परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। ये सरकार ने कर दिया है। और ये करने के साथ साथ एक और कांड हो गया है वहाँ पे, जो भी बच्चों से जुड़ा हुआ है। और वो बच्चों से जुड़ा हुआ कांड ये है कि वहाँ पे जो वर्दी हैं स्कूल की खरीदी गई, तो स्कूल की वर्दी का घोटाला हो गया। 45 लाख बच्चों को ऐसी वर्दी दी गई जो पहनने लायक नहीं थी, इन्फीरियर क्वालिटी की वर्दी थी। एक तरफ आपके बच्चों को कोई फेल कर दे, बोर्ड जैसी बड़ी परीक्षा 5वीं कक्षा में, 5 मतलब 8 साल का बच्चा जिसको अभी अभी आपने गोद में लेके जाना छोड़ा है, उस बच्चे को आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिला रहे हैं। और उसके बाद में वर्दी वाला जो मसला आया, उस 45 लाख एक आबादी होती है, उस पर फ़र्क पड़ा। और ये सारी चीज़ें लगातार जो है वो मध्य प्रदेश में एक नेगेटिव माहौल बना रही हैं। मीडिया लगातार करप्शन की खबरें छाप रहा है। ये वर्दी वाला मामला भी करप्शन का, और मध्य प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अंधाधुंध भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के चलते शिवराज सिंह चौहान के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। ये अलग अलग तरह के मीडिया हाउसेस इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत नज़दीकी मीडिया हाउसेस भी ले लें, जिनको आप गोदी मीडिया मानते हैं, वो भी इन बातों को वहाँ पर खुलकर छाप रहे हैं कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार है। अब होता क्या है कि बीजेपी के साथ एक समस्या है कि जहाँ पे हल्का सा भी कुछ होता है, वो लोग अपने दूसरे तरह की चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं। धर्म को उठा लेंगे, उठा लेंगे।
तो शिवराज सिंह चौहान ने एक प्लैंक चुना। उन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला मुख्यमंत्री हूं जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से ले गया। अब भोपाल से इलाहाबाद के लिए एक फ्लाइट में 32 यानी 32 कुल 32 बुजुर्गों को बिठाकर शिवराज सिंह ने रवाना कर दिया। गले वले मिल लिए और ये ऐलान कर दिया कि अगली बार पति पत्नी दोनों को भेजेंगे तीसरा। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है मध्य प्रदेश में इस बार कि इस तरह के जो भी ऐलान करती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी उसको वहीं की वहीं काउंटर करती जा रही है। अभी एक आध दिन में बयान आ जाएगा कि हाँ आप 2 को भेजोगे, आपने 32 को भेजा, हम 200 320 लोगों को भेजेंगे, हम इतने लोगों को भेजेंगे। और इस गर्मी में इलाहाबाद में जाकर कौन तीर्थाटन करना चाहेगा? हवाई जहाज में बैठ के वो हवाई अड्डा वहाँ उनका बड़ा दूर है, वहाँ से आके और वो संगम उंगम का स्नान करेंगे बुजुर्ग लोग, लेकिन कुल 32 लोग, वही फोटो अपॉर्चुनिटी। इन सारी चीज़ों के कारण दिक्कत और हो गई है। 13 जून को मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और इन पंचायत के चुनावों की स्थिति में बड़ी चुनौती है। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो बड़ा प्रेशर रहेगा। कांग्रेस पार्टी ताकत लगा रही है इन चुनावों को लेकर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलकर लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में अगर देखो तो ज़बरदस्त यूनिटी चल रही है। और जो झगड़ा हो रहा है, देखिए अलग अलग जगहों पर उनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है इस बात के लिए कि टिकट मिल जाए कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसलिए लाइन में लगे हुए हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में चले जाएं और कांग्रेस का टिकट अगर कांग्रेस दे दे तो वहाँ चले जाएं, क्योंकि सबको लग रहा है कि वहाँ संभावना थोड़ी ज़्यादा है। अभी अर्जुन सिंह के पुत्र गए थे कुछ जिलों में, वहाँ पर लोग मिले, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, लेकिन कांग्रेस अभी अपनी बहुत सूझबूझ वाली राजनीति लेके चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम पहली प्रायोरिटी उनको देंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो 13 जून को चुनाव है। 12 जून को प्रियंका गांधी, सोचिए कि पंचायत चुनाव, उससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी रोड शो करें जबलपुर में, और वहाँ पे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और कहा जा रहा है कि 2.5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। 2.5 लाख का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस रोड शो में कितने शामिल होंगे इसको लेकर मतलब कोई अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। अब समस्या ये है कि शिवराज सिंह के पास में 90 दिन के आसपास बचे हुए हैं और 1188 घोषणाएं हैं जिन पे काम ही शुरू नहीं हुआ है। 1188 घोषणाएं मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। ये अलग अलग अखबारों ने इसको, मैं सबकी क्लिप लगा रहा हूँ, इसको पब्लिश किया है। ये कुछ भी बातें जो कह रहा हूँ मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग जगहों पे छपा हुआ है, वहाँ पे मैंने सिर्फ रिसर्च की है। अब हालत ये है कि केजरीवाल दिल्ली में रेल में भर भर के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं। आप नकल भी कर रहे हो तो 32 लोगों को भेज रहे हो। और इस बीच में एक और चीज़ हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए, एक तो ये वाला टोटका किया, तीर्थ यात्रा भेज रहा हूँ हवाई जहाज में, अब ये जा के जगह जगह भाषण देंगे। और उसी तरह से हमारे पास नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस के पास क्या है? ये भाषण दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी हम मोदी को बेचेंगे, हम धर्म को बेचेंगे। और 1188 घोषणाएं की हैं, उसमें से सिर्फ 93 में काम शुरू हुआ, यानी 10% से भी कम योजनाओं में उन्होंने काम शुरू किया है। ये सारी चीज़ें समस्या बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर से करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कैलाश विजयवर्गीय, आदिवासी नेता उनके पास मिलने गए कि साहब अधिकारी यहाँ पे करप्शन फैला रहे हैं, और उसकी शिकायत तक करने हम भोपाल गए, किसी ने सुना नहीं। तो उनको ये सलाह दी गई कि भाई साहब आप शिकायत करने मत जाओ, आप अपनी ताकत इतनी रखो कि अपने आप अधिकारी टाइट रहें। वहाँ पे एक और शिकायत है कि आदिवासी हैं तो हमको टिकट ही नहीं मिलता, ये भी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। और कुसुम महतले जैसे नेता, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता, अलग अलग नेता विद्रोह कर रहे हैं। गौरीशंकर सेजवाल को हाशिए पर डाला गया, वहाँ के बड़े नेता हैं, रघुनंदन शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, ये सब लोग जो है वो अपनी डिसेंट जाहिर कर रहे हैं। माया सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, माधवराव सिंधिया, उनकी बुआ है, बीजेपी की अच्छी नेता हैं, उनकी उपेक्षा की हुई, उनको एक तरफ डाला हुआ है। जयभान सिंह पवैया वो नेता है
जो ग्वालियर में महल का चमचा नहीं रहा उस तरह से देखा जाए तो, और उस आदमी ने ग्वालियर सीट को छोड़कर माधवराव सिंधिया को कहीं और से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और खुद सांसद बना था। उस नेता को भी इस वक्त डाला हुआ है कोने में। तो जो स्थिति बन रही है वो सब तरफ से ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से यूनाइटेड नहीं है और यूनाइटेड होने के कोई चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अजीबोगरीब फैसले हुए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने ही किए गए वादों को हवाई बना के जिसने छोड़ दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी का हौसला बुलंद है। चौथी चीज़ ये है कि पिछला चुनाव भी कांग्रेस ही जीती थी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं बनने दी इन्होंने कि उसकी सरकार गिरा दी। तो अब लगातार 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के खिलाफ है। पार्टी के अंदर जितने नेता टिकट विकट पाने वाले हैं उससे ज़्यादा नेता रूठे हुए हो गए हैं और सब और इन जो पुराने नेता हैं उनके पास कार्यकर्ता हैं, वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कोई आरएसएस से जुड़ा रहा है, कोई किसी से जुड़ा रहा है और वो सब लोग घर बैठ गए हैं। तो कुल मिला के जो एक मोटा परसेप्शन आप ये ले सकते हैं कि मोदी शाह की जो पकड़ है और जिसके कारण एक पार्टी का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ, उसमें जो पार्टी है वो खुश नहीं है उससे। पार्टी मतलब पार्टी के कार्यकर्ता, परंपरागत पार्टी के बाकी लोग, और सरकार की नीतियों का हाल हमारे सबके सामने है। करप्शन एक समस्या बड़ी बन गई है मध्य प्रदेश में, और पे सीएम, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने एक पे सीएम कैंपेन चलाया था। पे सीएम यानी मुख्यमंत्री, किसके खिलाफ? कर्नाटक में अभी उनकी सरकार के खिलाफ 40% वाली सरकार। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वो लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे भी वो पे सीएम जैसा ही कुछ लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी करप्शन की कहानियाँ बहुत हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें इस तरह से इकट्ठी हो गई हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को फेस करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि पिछली बार का जो आपका हारा हुआ चुनाव था ना, उसको जीते हुए चुनाव में बदलना है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में वो दिखाई नहीं दे रहा है और ज़मीन पे हालत ये है कि कांग्रेस के टिकटों के लिए खींचतान शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है तो इसका एक सीधा संदेश ये जाता है कि पार्टी जीतने वाली है। जो भी है, अभी समय है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि अभी तक के हालात के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एकदम श्योर शॉट क्लियर कट विक्ट्री के बिल्कुल हालात नहीं हैं। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और एक चीज़ और देखिए, कर्नाटक के बाद अगर मध्य प्रदेश भी हाथ से निकलता है तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। किसी दिन मैं राजस्थान का भी इसी तरह एनालिसिस लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।